बढ़िया। तो टॉपिक जो था, अभी तक अपन ने एग्जाम का पैटर्न देखे तो बहुत ज्यादा डीप इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, और मैंने भी बहुत ज्यादा डीप नहीं गया हूं। एक बेसिक के बाद में थोड़ा सा अपन डीप में जाके पढ़े हैं इस टॉपिक को, और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ इतने ही पॉसिबल है, इससे बहुत ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। चलो अपन ये सब डिस्कशन बाद में करेंगे ब्रजेश की, नरसिंहपुर में हो कौन है ना, पूरे एमपी में नहीं रखवा सकते जितेंद्र अपन। ठीक है, चलो तो वन बाई वन एक क्वेश्चन को लेके चलता हूं और अपन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कम ही आते हैं इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक से, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो डिसीज वगैरह से ही आते हैं। डिसीज या डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे पैरासाइट की मार्कोलॉजी या फिर लाइफ साइकिल से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते इस टॉपिक से। बनते तो हैं लेकिन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन था आपका, वेक्टर ऑफ कालाजार। कालाजार का वेक्टर क्या होगा, है ना ये क्वेश्चन देखो। कालाजार, अब देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैंने बनाते टाइम बड़ा ध्यान रखा कि भाई क्वेश्चन घुमा कितना सकते हैं एग्जाम में। ज्यादातर पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं अपन ने। बेसिक पॉइंट शुरुआत का जो टॉपिक था उसमें भी अपन ने पढ़ ली थी, जब अपन जनरल पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे थे, तो कुछ डिसीज कौन कौन से पैरासाइट से होती है, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, वो पढ़ चुके थे। लेकिन देखो एग्जाम में क्वेश्चन को जब घुमाते हैं एग्जामिनर, तो कैसे कैसे घुमा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कालाजार का वेक्टर क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि कालाजार कौन से पैरासाइट से होता है। अब वो पैरासाइट का वेक्टर क्या है, तो उसके हिसाब से अपन उसका आंसर दे देंगे। कालाजार किससे होता है भाई, अपन ने पढ़ा था थ्योरी के टाइम पे, अपन ने पढ़ा था कालाजार जो होता है वो लिस्मेनिया से होता है। लिस्मेनियासिस को ही अपन कालाजार बोलते हैं, और लिस्मेनिया से होता है। और लिस्मेनिया का वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई, है ना। बाकी के भी पढ़े हैं अपन ने, एक जो लिस्ट आप देखोगे, अगर आप थ्योरी के नोट्स में जाओगे तो थ्योरी के नोट्स में आप देखोगे लिस्मेनिया जो है वो सैंड फ्लाई से। देखो पहले सबसे पहली चीज, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो आप, ज्यादातर जो ब्लड के पैरासाइट होते हैं वही मच्छर या फिर जो दूसरे वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं। ब्लड के अलावा दूसरे जो पैरासाइट हैं, जैसे इंटेस्टिनल पैरासाइट हैं, या बाकी के अपन पढ़ेंगे, वेजाइनल पढ़े थे अपन ने, जेनाइटल पढ़े थे, है ना, उनका ट्रांसमिशन फिर अलग है। तो अपन को ये ध्यान रखना कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पैरासाइट हैं, उनसे डिसीज कौन कौन सी होती है, उनका वेक्टर कौन कौन से हैं, और उनके ही वेक्टर अपन को याद करना है। और बाकी के वेक्टर जो है वो फिर बहुत ज्यादा रटने वाले नहीं है। इसमें देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जैसे सैंड फ्लाई, सेट फ्लाई, नाम बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना, लूजी के लिए रिडू विडबग, है ना। ये नोट्स में आप देखोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। लिस्मेनिया का सैंड फ्लाई होता है, ट्रिप्नोसोमा ब्लूसी का जो होता है वो सेट फ्लाई होता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी का जो होता है वो रिडू विडबग, और बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी के लिए कोई सा भी मॉस्किटो। कोई सा भी मॉस्किटो मतलब जनरली तीन तरह के मच्छर ही ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को। तीन तरह के कौन कौन से हैं, एक एनाफ्लीज, दूसरा क्यूलेक्स, और तीसरा है एडिस। ये तीन टाइप के मच्छर ही पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं। और अगर अपन बुकेरिया की बात करें, माइक्रोफाइलेरिया में इसकी बात करें, तो ये जो पैरासाइट है वो इन तीनों में से किसी भी मच्छर से ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अपनी इंडिया में ये क्यूलेक्स मच्छर से ज्यादातर ट्रांसमिट होता है। बाकी फॉरेन कंट्री में एनाफ्लीज या फिर एडिस मच्छर भी इसको ट्रांसमिट कर देता है। अपनी इंडिया में जो कॉमन है वो क्यूलेक्स ज्यादा कॉमन है, लेकिन तीनों ही कर सकते हैं। लोआ लोआ जो होता है वो क्रायोसोप्स। अब क्रायोसोप्स क्या होता है भाई, ये भी एक तरह की मक्खी है। मैंने इमेज में डाली है नोट्स में, आप इसको जरूर देख लेना। बस नाम में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, बाकी कंफ्यूजन रहेगी आपको, बाकी बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, याद करने में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। 42 में से 37 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लेवल एग्जाम में आते हैं, और इतना आपने कवर कर लिया मतलब पैरासाइटोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, जो मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था वेक्टर में। उसमें अपन ने क्रायोसोप्स एक वेक्टर मैंने लास्ट में देखा था, अपन ने देखा था, है ना, क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो क्रायोसोप्स किस पैरासाइट का वेक्टर है, क्वेश्चन वही का वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। पिछली बार का जो क्वेश्चन था उसमें डिसीज का नाम था कालाजार, कालाजार का वेक्टर कौन सा है। तो कहने का मतलब क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन या तो
डायरेक्ट डिसीज से भी आ सकता है या डायरेक्ट पैरासाइट से भी आ सकता है। दोनों चीजों को बिल्कुल कोरिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा पैरासाइट से कौन सी डिसीज होगी और जो डिसीज होगी उसका वेक्टर कौन सा होगा। ये तीनों चीजें आप सीक्वेंस में याद करोगे तभी आपकी पक्की तैयारी होगी, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो बहुत घुमाते हैं ना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कालाजार का पूछा वेक्टर कौन होता है ना। यहाँ पर मैंने वेक्टर को ऊपर रख दिया, नीचे पैरासाइट का नाम रखा, मतलब पैरासाइट को आप वेक्टर से कोरिलेट करना था। और क्रायोसॉप्स का थोड़ी देर पहले लिस्ट में देखा था अपन ने, लोआ लोआ। लोआ लोआ जो पैरासाइट होता है इसका ट्रांसमिशन क्रायोसॉप्स की वजह से होता है ना। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें भी लगभग उतना ही 31 लोगों के सही आंसर। थोड़े से कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं इसमें, तो नहीं होना भाई, है ना। देखो ये एक तो मलेरिया पैरासाइट का तो आपको बिल्कुल रटा ही है, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं। मलेरिया पैरासाइट का तो किसी से भी पूछ लो जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, उसको तो मालूम ही है कि मादा फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होगा वो ट्रांसमिट करता है। अब वो मलेरिया पैरासाइट को छोड़कर फिर हमारे यही बचते हैं, लिस्मेनिया, ट्रिप्नोसोमा और माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया में दो अलग अलग टाइप है, एक बुकेरेरिया और दूसरा लोआ लोआ। तो इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन कभी कभी अपन को हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, लिस्मेनिया सैंड फ्लाई से, ट्रिप्नोसोमा सेट फ्लाई से। बाकी ये दो बच्चे हैं, तो इसमें बुकेरिया जो होगा वो कोई सी भी मॉस्किटो से, लोआ लोआ के लिए क्रायोसोप्स मैंने ये क्वेश्चन में डाला था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैरासाइट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ कालाबार स्वेलिंग। बिल्कुल उन्हीं से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है जिसमें अदर ब्लड पैरासाइट अपन पढ़ रहे हैं उसमें डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादातर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, कालाबार स्वेलिंग। कालाबार स्वेलिंग पढ़ी थी अपन ने, मोस्टली हाथों में स्वेलिंग हो जाती है कालाबार स्वेलिंग में। तो ये कौन से पैरासाइट की वजह से होती है, कौन पैरासाइट जो होता है वो पॉजिटिव एजेंट है। अपन ने एक साथ सारी डिसीज के शुरुआत में अपन ने जो एक चैप्टर पढ़ा था उसी में मैंने सारी जो डिसीज हैं उनका पढ़ा था भाई, है ना। अब देखो कालाबार स्वेलिंग जो है वो होती है अपनी लोआ लोआ से, है ना। लेकिन लोआ लोआ जो क्या है वो है एक माइक्रोफाइलेरिया। तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया मैंने आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में अपन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। माइक्रोफाइलेरिया हर एक स्टूडेंट को याद है कि भाई माइक्रोफाइलेरिया जो होगा तो उससे एलिफेंटिसिस हो जाएगा, हाथी पांव हो जाएगा। हाथी पांव तो बिल्कुल हर टेक्नीशियन को रटा हुआ है, लेकिन कालाबार स्वेलिंग कभी कभी कंफ्यूज करता है अपन को। लेकिन कालाबार स्वेलिंग किससे होती है, लोआ लोआ से। और लोआ लोआ क्या है, वो भी एक माइक्रोफाइलेरिया, हमारे बुकेरेरिया और लोआ लोआ दोनों जो है वो माइक्रोफाइलेरिया के ही अंदर आते हैं। तो कालाबार स्वेलिंग लोआ लोआ से होगी और लोआ लोआ जो होगा वो एक माइक्रोफाइलेरिया है, इसलिए पहला वाला आंसर जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखो इसी क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, 23 लोग ही इसमें सही आंसर दे पाए। और मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई आपको ये एक साथ दो दो तीन तीन चीजें माइंड में बिठा के रखना पड़ेगी कि कौन से पैरासाइट कौन सी स्पीसीज के अंदर है, उससे डिसीज कौन सी हो रही है, किसके थ्रू वो फैल रहा है ना। बस ये तीन चार पॉइंट पे ही फोकस कर लो, बड़ी सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस इतना है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नाम कई बार थोड़े से मिलते जुलते हैं अपने। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लिस्मेनिया, लिस्मेनिया का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव फॉर्म और डायग्नोस्टिक फॉर्म। डिसीज के बाद में दूसरी कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासाइट में, तो वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्फेक्टिव फॉर्म से बनते हैं। हालांकि अभी तक मलेरिया पैरासाइट से ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में प्रीवियस में, लेकिन मलेरिया में आया है मतलब अपन इसके पैरासाइट को भी उसके बराबर सिमिलर मानेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म जिस फॉर्म की वजह से हम इन्फेक्टिव होते हैं, इन्फेक्शन हमको फैलता है ना, वो फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म कहलाएगा। और लिस्मेनिया की बात करेंगे तो लिस्मेनिया के लिए जो इन्फेक्टिव होता है वो होता है प्रोमास्टिगोड। प्रोमास्टिगोड जो होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होगा। दूसरा एक और वर्ड है डायग्नोस्टिक फॉर्म। देखो डायग्नोस्टिक फॉर्म को याद करने के लिए मैंने कहा था भाई डायग्नोस्टिक फॉर्म हमेशा ज्यादातर उस कंडीशन में होता है जिसमें फ्लेजला नहीं होता, है ना। हालांकि लिस्मेनिया में होता है, ट्रिप्नोसोमा में तो फ्लेजलेट जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक फॉर्म में होते हैं।
यहाँ पर मैंने ए मास्टिगोट का मतलब आपको समझाया था कि आप ए का मतलब समझ लो कि नहीं है, और क्या नहीं है, मास्टिगोट को आप एक फ्लेजिला समझ लो, है ना। तो फ्लेजिला नहीं है मतलब ए मास्टिगोट। अब फ्लेजिला किसमें नहीं होगा, जो आरबीसी के अंदर इंटर कर जाएगा, अपने सेल्स के अंदर, है ना। आरबीसी में लिस्मेनिया जो होगा वो मैक्रोफेज के अंदर इंटर करता है, वो तो कोई ना कोई सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। तो सेल के अंदर मोस्टली वही इंटर करते हैं जिनमें फ्लेजिला नहीं होगा। ए मास्टिगोट में फ्लेजिला नहीं होता, इसलिए हम उसको ए मास्टिगोट बोलते हैं। और उससे पहले की स्टेज प्रोमास्टिगोट। लिस्मेनिया में सिर्फ दो ही फॉर्म होती हैं, एक प्रोमास्टिगोट और दूसरी ए मास्टिगोट। बाकी ट्रिप्नोसोमा इसके बाद में हमने पढ़ा था, और उसमें टोटल 4 फॉर्म होती हैं। और मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने एक चीज बोली थी शुरुआत में, ये जो लिस्मेनिया था ये ट्रिप्नोसोमा के अंदर ही इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि लिस्मेनिया के तो सिर्फ दो ही फॉर्म है, एक प्रोमास्टिगोट और ए मास्टिगोट। बाकी के जो दूसरे ट्रिप्नोसोमा हैं उनमें पैरासाइट की 4 स्टेज हैं, 4 फॉर्म है। ट्रिपोमास्टिगोट है, इपीमास्टिगोट है, प्रोमास्टिगोट है और ए मास्टिगोट है ना। तो इसीलिए लिस्मेनिया को फिर ट्रिप्नोसोमा से अलग कर दिया गया। तो कुछ चीजें उसकी सिमिलर हैं, लेकिन जब अपन इनकी फॉर्म की बात करेंगे तो ये सिर्फ 2 फॉर्म में होता है लिस्मेनिया। दूसरा, पहला तो प्रोमास्टिगोट, दूसरा ए मास्टिगोट। ट्रिपोमास्टिगोट और इपीमास्टिगोट जो है वो लिस्मेनिया में नहीं होती। लिस्मेनिया के बाद जो ट्रिप्नोसोमा अपन ने पढ़ा था उसमें ये 4 फॉर्म होती हैं। और ट्रिप्नोसोमा में उसका जो नाम है ना उससे याद रखना, ट्रिप्नोसोमा। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है वो ट्रिपोमास्टिगोट होती है। यही डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है और यही इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। बस इन्फेक्टिव फॉर्म जो एक्टिवेट होती है वो अपने लिए इन्फेक्टिव फॉर्म हो जाती है, ठीक है। चौथे नंबर में आप लोग बड़े कंफ्यूज हुए, 23 लोगों के ही आंसर इसमें सही है। और मोस्टली देखो कुछ लोगों ने ट्रिपोमास्टिगोट भी दे दिया। ये ऊपर की जो 2 फॉर्म है ये तो लिस्मेनिया में होती ही नहीं है, ठीक है। लिस्मेनिया में सिर्फ 2 फॉर्म होंगी, प्रो और ए मास्टिगोट, है ना, प्रोमास्टिगोट और ए मास्टिगोट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियास। पैरासाइट के अलावा मैंने एक बात बोली थी, कुछ जो डिसीज हैं उनके भी 2-2 नाम हैं। तो जिनमें ये 2-2 नाम हैं वो भी फिर एग्जाम के लिए बड़े इंपोर्टेंट हैं, है ना। कि जैसे इसकी बात करें अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियास, एक बात तो समझ में आ रही है कि ट्रिप्नोसोमियास यहाँ पर है मतलब ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट ही होगा। अगर आपको ये पता है कि ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट की वजह से ये डिसीज कौन सी होती है तो 100% आप इसका आंसर दे पाओगे, है ना। और ज्यादातर डिसीज के नाम जो होते हैं वो पैरासाइट से मिलते जुलते होते हैं। जैसे अपन लिस्मेनिया की बात कर रहे हैं तो लिस्मेनिया से होने वाली डिसीज को लिस्मेनिया सिस भी बोलते हैं, सिस भी बोलते हैं उसको, है ना। तो इसी तरह से ट्रिप्नोसोमा का ट्रिप्नोसोमनियास, ठीक है। लेकिन इसमें अफ्रीकन शब्द इसलिए क्योंकि वहां पर शुरुआत में डिटेक्ट हुआ होगा, फिर बाद में पूरी वर्ल्ड वाइड ये डिटेक्ट होने लग गया। अपनी इंडिया में भी बड़ा कॉमन है ये अफ्रीकन, बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, हालांकि मलेरिया पैरासाइट बड़ा कॉमन है, लेकिन कई कई जगह पर यूपी वगैरह में, बिहार में, यहाँ पर ये कॉमन है। क्या नाम है भाई इसका दूसरा एक और नाम, और दूसरा इसका जो नाम है वो है हमारा स्लीपिंग सिकनेस। क्या होता है ट्रिप्नोसोमा से, अगर अपन को ये मालूम है कि ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है तो 100% अपन आंसर दे सकते हैं भाई, ट्रिप्नोसोमा सोमनियास का जो दूसरा नाम होगा वो स्लीपिंग सिकनेस होगा। इस क्वेश्चन में बड़ा मतलब 27 लोगों के आंसर सही है, तो थोड़े थोड़े से कंफ्यूज आप आते हैं ना, बहुत बढ़िया। मुकाम ने लिखा कि नींद नहीं आती इसमें, बहुत बढ़िया। चलो तो कुछ लोग इसमें थोड़े कंफ्यूज हुए थे, बाकी ज्यादातर लोगों ने सही दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडल्ट वॉर्म ऑफ विच पैरासाइट कैन समटाइम माइग्रेट कंजक्टिविटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से पैरासाइट का जो एडल्ट वॉर्म होता है वो कभी कभी कंजक्टिवा, कंजक्टिवा मतलब आंखों में माइग्रेट हो जाता है। पढ़ा है अपन ने थ्योरी के टाइम पे, कौन सा पैरासाइट पढ़ा था भाई अपन ने, आपको याद होगा, लोआ लोआ, है ना। लोआ लोआ जो पैरासाइट होता है ये सबक्यूटेनियस रहता है, पहली बात तो ज्यादातर मोस्टली ये रहता है सबक्यूटेनियस। लेकिन ये इस पैरासाइट की खासियत ये है कि ये जो होता है वो माइग्रेट हो सकता है, माइग्रेट होकर ये कभी कभी हमारी कंजक्टिवा में पहुंच जाता है। हालांकि ये ब्लाइंडनेस नहीं देता, इससे अंधापन तो नहीं आता है, लेकिन पेशेंट को दूसरी
प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, बहुत ही कम लोगों के आंसर इसमें सही हैं। 18 लोगों ने इसका सही आंसर दिया और जो लोग ज्यादा कंफ्यूज हुए वो बुकेरेरिया पे चले गए। बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है भाई हमारे लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनको रोकता है, लिम्फेटिक को बहने नहीं देता है ना, उनको रोकने का काम करता है। तो वो जो रहता है ज्यादातर लिम्फ नोड में पाया जाता है, बोन मैरो में भी पहुंच जाता है, लेकिन माइग्रेट अगर अपन कंजक्टिवा की बात करेंगे तो लोआ लोआ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, आशीष ने कहा है कि सर माइग्रेशन कॉज करता है और फंडस्कोपी भी अपन इसके लिए लिखते हैं कभी कभी। बढ़िया आशीष है ना, फंडस्कोपी करके इसकी एक और जांच होती है, पैथोलॉजी से अलग जांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, विच इज पीरियोडिसिटी ऑफ बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा टाइम है जिसमें पैरासाइट सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उसको उसका पीरियोडिसिटी कहते हैं, है ना। तो बुकेरिया के लिए जो पीरियोडिसिटी होता है वो नॉक्टर्नल और सबपीरियोडिक दोनों ही होता है। इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो मेडिकल वर्ड है डायurnal, नॉक्टर्नल और सबपीरियोडिक, इनके मतलब है डायurnal का मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब अगर अपन मीन टाइम निकालें तो शाम को 4 बजे के आसपास। ये डायurnal जो टाइम होता है ये लोआ लोआ के लिए होता है, मतलब लोआ लोआ वाला पैरासाइट मोस्टली एक्टिव जो होता है वो 4 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास एक्टिव होता है। ठीक है, और बाकी इसकी बात करें अपन, है ना, पीरियोडिसिटी जो अपन ने पढ़ा है वो सिर्फ माइक्रोफाइलेरिया के लिए पढ़ा है, तो माइक्रोफाइलेरिया में हमने सिर्फ 2 स्पीशीज पढ़ी, हालांकि उनके अलावा भी हैं और भी हैं, ब्रूजिया मलाई है, अपन ओमकोसेरा वोल्वुलस है, लेकिन वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि अपनी इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है इसलिए, है ना। बाकी अदर कंट्री में तो उनके भी इन्फेक्शन जैसे ओमकोसेरा, ब्रूजिया मलाई, इनके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर अपन बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात करें तो एक तो ये रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, खासतौर पर 10 बजे रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक। तो इसका अगर अपन को सैंपल लेना हो तो बिल्कुल मिडनाइट, लगभग 12 बजे रात के आसपास अपन को, खासतौर पर जब पेशेंट गहरी नींद में हो, उसको अपन उठाते नहीं, अपन उससे बोलते नहीं कि तू उठ, हम तुम्हारा सैंपल लेना है, वो तो सो रहा होता है, उसी टाइम पे हमको सैंपल लेना रहता है। और या फिर एक दूसरा है सब पीरियोडिक। सब पीरियोडिक का मतलब क्या है? उस टाइम पर ज्यादा एक्टिव तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है, तो ये शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम जो है वो उसका सब पीरियोडिक कहलाता है। ठीक है, तो ज्यादातर अपन मोस्टली बेस्ट जो टाइम है बुकेरिया के लिए वो अपना रात को 12 बजे मिडनाइट बिल्कुल इसका सैंपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं, और 7वें नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं देख पाया था, तो 20 लोगों के ही आंसर इसमें सही हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ नॉक्टर्नल पे ही चले गए थे इस क्वेश्चन में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। एक बार फिर दोबारा खोल रहा हूं मैं, 16 लोगों के आंसर सिर्फ नॉक्टर्नल ही चले गए कि देखो नॉक्टर्नल उसकी पीरियोडिसिटी होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सब पीरियोडिक भी होती है, दोनों ही टाइम में एक्टिव होता है वो। सब पीरियोडिक और नॉक्टर्नल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस नॉक्टर्नल का मतलब होता है बिल्कुल मिडनाइट, जबकि सब पीरियोडिक मतलब हल्की सी इवनिंग जब होने लगती है, इवनिंग का टाइम, है ना। तो इवनिंग और नाइट दोनों ही टाइम में ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन रात में ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इवनिंग के टाइम में थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों ही टाइम में वो एक्टिव होता है। तो चौथा वाला जो आंसर है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफाइलेरिया सी एज इन ब्लड स्मेयर बाय एक्सेप्ट। माइक्रोफाइलेरिया को जब हम ब्लड की स्मेयर में देखेंगे तो हमको वो किस तरह से दिखेगा? अच्छा है क्वेश्चन, थोड़े से डीप लेवल का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने डीप लेवल के डाले थे, हालांकि मुझे नहीं लग रहा इतना चांसेस कभी इतना डीप पूछे, कभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हुए या कभी एग्जामिनर का मूड हुआ कि थोड़ा डीप का क्वेश्चन बनाया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। माइक्रोफाइलेरिया की माइक्रोस्कोपी हम करते हैं तो कैसे दिखता है भाई, अपन ने पढ़ा है थ्योरी में। सबसे पहली चीज, ये 200 से 300 माइक्रोमीटर के आसपास होता है लेंथ में, बिल्कुल लंबा सा होता है ना।
दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखा था स्पिंडल, लेकिन स्पिंडल नहीं होता है। स्पिंडल कौन सा होता है वो भी अपन ने पढ़ा था, आपको मालूम होगा है ना, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो अपन ने पढ़ा था वो स्पिंडल होता है। माइक्रोफाइलिडिया जो होता है वो लंबा सा होता है लेंथ में, है ना, बॉम होता है एक्चुअली। माइक्रोफाइलिडिया क्या है हमारा, बॉम है, राउंड बॉम है ना। राउंड बॉम मतलब, राउंड बॉम को याद करने के लिए आप केंचुए के दिमाग में याद रखो। केंचुआ अपने दिमाग में आ गया, राउंड बॉम जैसे आया तो केंचुआ दिमाग में आ गया, तो 100% आंसर दे पाओगे आप। तो इसकी लंबाई जो होगी वो 200 से 300 माइक्रोमीटर की होती है। केंचुआ जैसा होता है, मतलब ये राउंड वॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे यहाँ पे स्पिंडल लिखा था। स्पिंडल सी और यू, सी और यू वाले जो होते हैं वो ट्रिप्नोसोमा होते हैं, वो अपन ने पढ़े हैं। मछली के आकार के होते हैं। ट्रिप्नोसोमा को लिए दोनों चीजें कर सकते हैं अपन, स्लाइड बनाकर स्टेन करके माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, या फिर अपन एक बार देखना हो अपन को तो वैसे ही बेड प्रिपरेशन करके भी अपन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पास सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, तो ब्लड को एक ड्रॉप लिया, कवर स्लिप रखी और अपन डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो हाईली मोटाइल होता है, मछली की तरह होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें मछली तैर रही हो, इस तरह से हमारा ट्रिप्नोसोमा लगता है। जबकि माइक्रोफाइलिडिया कैसा लगता है, जैसे हमारे ब्लड में कोई केंचुआ घुस गया हो, बस दोनों में अंतर यही है। बाकी माइक्रोफाइलेरिया में बाकी के जो दोनों ऑप्शन थे, कि उसमें एक्सटर्नल सीट होती है, तो बिल्कुल होती है भाई, पढ़ा था अपन ने। एक्सटर्नल सीट मतलब उसके ऊपर एक कवर होता है, हालांकि वो हाइलेन होता है, बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। बस अपन को समझ में कैसे आता है कि आरबीसी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी दूर दिखती है हमको, तो ये जो है वो एक्सटर्नल सीट होता है। और सेवरल डॉट होते हैं उसमें, ये भी बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोफाइलेरिया की जो बॉडी होगी उसमें बहुत सारे अपन को छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा आंसर इसमें करेक्ट आंसर था। 8वें नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 21 लोगों का आंसर सही था। मतलब भाई पैरासाइटोलॉजी में बेसिक तो आपका बिल्कुल क्लियर है, थोड़े से डीप में आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन थोड़ा सा और डीप में पढ़ के चलो। खासतौर पे माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनसे थोड़ा सा डीप ही पढ़ के चला कराओ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े डीप आएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर डीप में बनती है, तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन डीप में बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा कोशिश करता है एग्जामिनर माइक्रोबायोलॉजी से डीप वाले क्वेश्चन देने का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। आज स्टूडेंट करे बड़े कम है, 43 में है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लिनिकल फीचर ऑफ फाइलेरियासिस। हाँ, हर्षित ने कहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसमें नॉर्मल रेंज नहीं होती, इसलिए थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, हर्षित ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया। एक्चुअली अपनी बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी में ज्यादातर नॉर्मल रेंज होती है, तो नॉर्मल रेंज के आसपास से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। माइक्रोबायोलॉजी में नॉर्मल रेंज नहीं है, तो डीप से थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया हर्षित। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ फाइलेरियासिस। फाइलेरिया किसी को हो गया तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे, उसको सिम्टम्स क्या क्या होंगे। हालांकि सिम्टम्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखो कुछ कुछ जो मेन सिम्टम्स हैं जो बड़े इंपोर्टेंट है, और वो सिम्टम्स ही अपने लिए बड़े इंपोर्टेंट है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक काइलूरिया, ये बड़ा इंपोर्टेंट सिस्टम है, सिम्टम्स है। क्यों है इंपोर्टेंट काइलूरिया? क्योंकि फाइलेरिया की कंडीशन में जब काइलूरिया होगा तो उसकी यूरिन जो होगी वो एकदम व्हाइट होने लगेगी। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस पेपर में कि काइलूरिया किस किस कंडीशन में पेशेंट देता है। काइलूरिया का जो मेन कंडीशन है वो माइक्रोफाइलेरिया का अगर इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो उसी कंडीशन में यूरिन जो होगी वो एकदम व्हाइट कलर की प्रोड्यूस करता है पेशेंट, और इसको अपन काइलूरिया कहते हैं, है ना। तो ये तो अपन ने प्रीवियस पेपर में अपन आ चुका है। लेकिन माइक्रोफाइलेरिया, यहाँ पे फाइलेरियासिस लिखा है तो माइक्रोफाइलेरिया से एलिफेंटिसिस होता है, ये भी अपन को मालूम है। मतलब दो तो अपन को मालूम है ही, ये तो अपने पढ़े हुए हैं। हाथी पांव जो होता है वो किससे होता है? माइक्रोफाइलेरिया से, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। काइलूरिया किससे होता है? वो भी अपन पढ़ा हुआ है। जब अपन क्लिनिकल पढ़ रहे थे, क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी अपन ने यूरिन के बारे में पढ़ा, तो यूरिन में भी अपन ने यही पढ़ा। यूरिन अगर काइलूरिया है, एकदम व्हाइट कलर की है, तो वो माइक्रोफाइलेरिया की वजह से होती है। लेकिन एक तीसरा एक और ऑप्शन है हाइड्रोसील। देखो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो बेसिकली अपने लिम्फेटिक जो सिस्टम होते हैं उनको जाम करने का काम करते हैं, उनको रोकता है, अवरोध देता है उसमें। तो लिम्फ जो होते हैं वो
आउटसाइड बहने लगते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में बह नहीं पाते, तो जहां जहां उनको जगह मिलती है वहां वहां वो इकट्ठे होने लगते हैं, है ना। तो एलिफेंटिसिस क्यों बना था, उस टाइम पे भी यही बना था कि जो पांव के आसपास की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनसे लिम्फ बाहर निकलेगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्कोटम का जो स्कोटम होता है तो वहां पर भी ये जो लिम्फ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर वो जो स्कोटम है उसमें पानी भर जाता है ना। तो इसको अपन उसका हाइड्रोसील कहते हैं। तो स्कोटम का जो हाइड्रोसील है ये भी फाइलेरिया की वजह से हो सकता है। तीनों ही सिम्टम्स जो है वो फाइलेरिया के सिम्टम्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, 20 लोगों ने ही सही आंसर दिए। देखो टोटल 43 थे और 43 में 20 लोगों ने सही दिए, लेकिन जो 20 लोगों ने गलत दिया उन्होंने एलिफेंटिसिस अकेले दिया। बहुत जल्दबाजी नहीं करना आपको। एलिफेंटिसिस हर स्टूडेंट को मालूम है कि माइक्रोफाइलेरिया से एलिफेंटिसिस होता है, लेकिन बाकी के जो दूसरे ऑप्शन है जरा उन पे भी नजर डालना, क्या वो भी हो सकते हैं। जैसे काइलूरिया हो सकता है, भाई अपन ने पढ़ा था काइलूरिया, प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है एक दो बार। किस मेरे ख्याल से व्यापम ने पूछा था ये क्वेश्चन, काइलूरिया किस पैरासाइट के इन्फेक्शन में होता है। तो बुकेरिया बैक्टीरिया के कंडीशन में काइलूरिया ज्यादातर होता है। तो दो ऑप्शन तो अपने निकल के आ रहे थे, बस हाइड्रोसील में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, तो उसको भी आप जरा दिमाग लगाते तो आप 100% सही आंसर दे पाते। जब लिम्फेटिक वेसल्स में जाम होगा तो लिम्फ बाहर निकलेगा, तो स्कोटम में भी लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा, और उसी को अपन हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, लीकेज होने लगता है, संजय ने कहा है लिम्फ जो है वो लीकेज होने लगता है। एक कृष्णा का मैसेज आया कि सर हाइड्रोसील स्क्रोटम इसका मतलब क्या होता है। कृष्णा, स्क्रोटम मतलब हमारी जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस जिस थैली में है, थैलीनुमा संरचना के अंदर ही है ना टेस्टिस, तो वो जो थैली है उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग का मतलब उसमें अगर पानी भर जाता है तो उसको अपन उसका हाइड्रोसील कहते हैं। सिंगल एक स्क्रोटम में भी भर सकता है पानी, या फिर दोनों में एक साथ भर सकता है। अगर एक में पानी भर गया तो भी अपन उसको हाइड्रोसील ही बोलेंगे, उसके लिए कोई अलग डिसीज नहीं है ना। मतलब जो टेस्टिस की जो थैली है उनमें लिम्फ का इकट्ठा होना अपना हाइड्रोसील कहलाता है, ठीक है कृष्णा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। फाइलेरियोसिस इज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन है तो बड़ा बेसिक, लेकिन देखो थोड़ा सा घुमाया है। एग्जाम में भी कभी घुमा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर वही बात दोबारा बोलूंगा, भाई ज्यादातर स्टूडेंट को रटा है माइक्रोफाइलेरिया मतलब एलिफेंट, बस इससे आगे और पीछे ना तो वो आगे देखते हैं ना ही पीछे देखते हैं। बस ये चीज रट गई, भाई माइक्रोफाइलेरिया से एलिफेंटिसिस होता है। लेकिन उसके आगे पीछे भी आपको बिल्कुल कोरिलेशन करके पढ़ाई करते हुए चलना है। जैसे माइक्रोफाइलेरिया जो है वो एक क्या है, वॉर्म है। वॉर्म है मतलब कौन सा वॉर्म है भाई, माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है, और राउंड वॉर्म को अपन मेडिकल टर्म में निमेटोड बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि फाइलेरियोसिस किसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे डिसीज का नाम है, डिसीज में यहाँ पर एलिफेंटिसिस दिया हो सकता था, ऊपर लिखा होता कि एलिफेंटिसिस किससे होता है, तब भी हमारा निमेटोड आंसर होता। कालावार की स्वेलिंग किससे होता है, तब भी हमारा निमेटोड आंसर होता। क्योंकि क्योंकि ब्लड के पैरासाइट में निमेटोड सिर्फ हमने एक ही पढ़ा है, राउंड वॉर्म सिर्फ हमने एक ही पढ़ा है। ज्यादातर राउंड वॉर्म जो होते हैं वो इंटेस्टिनल पैरासाइट के अंदर हम पढ़ेंगे। इंटेस्टिनल पैरासाइट में बहुत सारे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और बाकी और भी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, बहुत सारे अपन पैरासाइट पढ़ने वाले हैं। और निमेटोड खासतौर पर स्टूल पैरासाइट में ज्यादातर डिटेक्ट होते हैं, लेकिन एक निमेटोड में सिर्फ एक एग्जांपल माइक्रोफाइलेरिया जो है वो अपने ब्लड पैरासाइट के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना था। 9 नंबर में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं, 23 लोगों ने सही दिया, हालांकि ज्यादातर लोगों ने सही दिया है 23 लोगों ने, फिर भी लगभग आधे लोग हैं, आधे लोग इसमें कंफ्यूज हुए जिन्होंने सिस्टोड भी दे दिया, ट्रिमेटोड भी दिया। शुरुआत में जब अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको ये मालूम है कि माइक्रोफाइलेरिया कौन सा पैरासाइट होता है, देखो इसमें कितने कोरिलेशन एक साथ चलाना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए माइक्रोफाइलेरिया में बहुत डीप पढ़े जा रहे हैं।
अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि हमारे जो वैसे जो मैं आपको नोट्स में देता हूँ वो आपके दिमाग में कैसे कैसे बैठे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना घुमा सकते हैं, जितने भी कोरिलेशन हैं वो सारे के सारे आपको मालूम होना चाहिए। जैसे शुरुआत का देखो कितना दो दो कोरिलेशन यहाँ पर हैं, दो दो कैसे। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि माइक्रोफाइलेरिया किसके अंदर आता है, सिस्टोड के अंदर आएगा, ट्रिमेटोड के अंदर आएगा या फिर निमेटोड के अंदर आएगा। अगर ये मालूम है आपको कि माइक्रोफाइलेरिया जो है वो निमेटोड के अंदर आता है, राउंड वॉर्म होता है, तो 100% आप आंसर दे पाओगे, है ना। दूसरा, माइक्रोफाइलेरिया से फाइलेरियोसिस होता है। मान लो अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा और डीप बनाया होता, क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाया होता, ऐसी कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर लिखा होता कि कालावार स्वेलिंग कौन से पैरासाइट से होती है, और ऑप्शन में ये सिस्टोड, ट्रिमेटोड और निमेटोड होते। फिर आपको देखो कितने कोरिलेशन बनाना होता। सबसे पहले आपको ये कोरिलेशन बनाना होता कि कालावार स्वेलिंग कौन से पैरासाइट से होती है, कौन से होती है भाई, कालावार स्वेलिंग जो होती है वो लोआ लोआ से होती है। फिर दूसरे आपके दिमाग में आता है लोआ लोआ कौन से स्पीसीज के अंदर आता है, तो लोआ लोआ जो होता है वो माइक्रोफाइलेरिया के अंदर आता है। अब माइक्रोफाइलेरिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो फिर आखिरी में जाके आपके दिमाग में आता है भाई माइक्रोफाइलेरिया जो है वो एक निमेटोड है, एक राउंड वॉर्म है। तो ये तीन तीन कोरिलेशन जब एक साथ करते तब जाके ये आंसर आपसे निकल के आता। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता कि कालावार स्वेलिंग किससे होती है, तो वो जो कोरिलेशन बन रहा है कि कालावार स्वेलिंग होती है लोआ लोआ से, लोआ लोआ जो होता है वो माइक्रोफाइलेरिया होता है, माइक्रोफाइलेरिया होता है वो राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म को अपन निमेटोड बोलते हैं। इतनी सारी कोरिलेशन अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, आधे लोगों के आंसर सही थे, कुछ ने पहला, कुछ लोगों ने दूसरा, कुछ लोगों ने 9 लोगों ने तो चौथा आंसर भी दिया कि ए भी होगा, बी भी होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक पैरासाइट किसी एक कैटेगरी में आ सकता है। जो 9 लोग जिन लोगों ने आंसर दिया वही उन लोगों से तो मैं ज्यादा स्पेशली बोलूंगा। कोई भी एक पैरासाइट या तो ट्रिमेटोड हो सकता है या निमेटोड हो सकता है या सिस्टोड हो सकता है, किसी भी एक कैटेगरी में ही आएगा वो। ऐसा पॉसिबल नहीं कि ए और बी, सिस्टोड और ट्रिमेटोड दोनों ही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ये चौथा आंसर दिया था उन लोगों को तो और ज्यादा समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ। फाइलेरिया का जो लार्वा होता है उसको सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, तो किसका कौन सा सैंपल हमको लेना चाहिए है। यहाँ पर चार ऑप्शन जो थे, लीवर की बायोप्सी लिखी थी, इंटेस्टिनल की स्मेल लिखी थी, स्प्लीन की स्मेल लिखी थी और पेरिफेरल ब्लड लिखा था, है ना। हालांकि इसमें लिम्फेटिक अगर कलेक्शन होता तो वो जरूर ऑप्शन में आ सकता था, वो सही आंसर हो सकता था। लेकिन अगर अपन फाइलेरिया की बात कर रहे हैं, फाइलेरिया मतलब माइक्रोफाइलेरिया, मतलब कितनी बार अपन पढ़ चुके हैं ये चीज, माइक्रोफाइलेरिया को आधी रात में सैंपल लेते हैं। और माइक्रोफाइलेरिया यहाँ पर फाइलेरिया वॉर्म लिखा है ना। आप तो लार्वा पे कंफ्यूज ही मत होना, लार्वा पे आप समझने ही मत कुछ, आपने तो फाइलेरिया शब्द समझ लिया तो आपके दिमाग में जाएगा कि माइक्रोफाइलेरिया की बात कर रहे हैं। और माइक्रोफाइलेरिया को अपन डिटेक्ट करते हैं तो मोस्टली मिडनाइट में अपन सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं मिडनाइट में, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक फ्लूइड भी अपन ले सकते हैं, लिम्फ नोड से एस्पायरेशन लेकर भी अपन सैंपल डिटेक्ट करते हैं, बोन मैरो से भी कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत अपन का जब करते हैं तो ब्लड से ही करते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है 35 लोगों ने बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में जरूर आप बहुत कम लोग कंफ्यूज हुए, ज्यादातर लोगों ने सही दिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। थोड़ी छोटी क्लास रखी थी आज मैंने, टॉपिक भी थोड़ा छोटा ही है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस जितने जो पॉइंट है ना उनको ही आप अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत ज्यादा पहले अगर इतने टॉपिक हो, इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए उसके बाद ही आगे पढ़ना, इससे इससे और ज्यादा डीप में मत जाना। अगर इतनी चीजें आपके माइंड में बैठी हैं, अच्छे से याद है, सब कुछ आपका क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप इसके थोड़े और डीप में पढ़ना, अदरवाइज आपको और ज्यादा डीप जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के डाला था मैंने क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था NVBDCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हालांकि थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन था, फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आते हैं,
तो देखो कुछ गाइडलाइन हैं, कुछ प्रोग्राम अपनी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मलेरिया के लिए एक अलग कंट्रोल प्रोग्राम है, लेकिन जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसी की तरह और जितने भी ब्लड के पैरासाइट हैं सारे के सारे वेक्टर बोर्न पैरासाइट हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज कॉज करते हैं। वेक्टर बोर्न डिसीज इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसी बीमारियां जो किसी वेक्टर की वजह से हो रही, मच्छर की वजह से हो रही है, मक्खी की वजह से हो रही है ना, इनको अपन वेक्टर बोर्न डिसीज कहते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, अभी भी चल रहा है, और इस प्रोग्राम का नाम है NVBDCP। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ये होगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब हमारी राष्ट्र में पूरे नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, ये वेक्टर बोर्न डिसीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है ना। बाकी के जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही थे कि नॉन वायरस है या फिर डेथ कंट्रोल प्रोग्राम है। देखो इस क्वेश्चन में 29 लोगों के सही आंसर है, बहुत सारे लोगों ने सही दिया हालांकि, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हुए, ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो यहाँ पे चले गए कि डेथ कंट्रोल। डेथ कंट्रोल नहीं भाई, डिसीज ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीज को ही कंट्रोल करेगी तो डेथ जो होगी वो अपने आप ही कंट्रोल होने लगेगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन ही थे अपनी आज की क्लास में, थोड़ी छोटी ही क्लास रखी थी मैंने। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूं, और अभी तक जो अपन ने आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनसे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप पूछें, तो अपन 5 मिनट उनको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अपनी आज की क्लास फिर ओवर होगी। चलो बताएं, मैंने आप लोगों के माइक ऑन कर रखे, आप मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं। संजय ने लिखा एंजॉय योर स्पेशल डे सर, थैंक यू संजय। आज यहाँ एक चीज और बतानी होगी, आज तो वहीं रुकी थी कोचिंग में। चल एक चीज और मुझे चलो अब मैसेज के थ्रू ही अपने क्वेश्चन लिखो, डाउट लिखो। दूसरी एक चीज मुझे बतानी थी कि आज की रिकॉर्डेड क्लास फिलहाल नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आज उसका ऑफ रखा गया है, नाइट की जो रिकॉर्डेड क्लास होगी तो कल से वो कंटिन्यू होगी रिकॉर्डेड क्लास। सर ज्यादातर क्वेश्चन में फाइल एरिया से ही थे। नहीं कृष्णा, ज्यादातर क्वेश्चन फाइल एरिया से नहीं थे, लगभग मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन इधर से उधर से सब में मिक्स करके डाले थे। माइक्रो फाइल एरिया थोड़ा लंबा, उसमें ज्यादा पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। बाकी अपना ट्रिप्नोसोमा लिस्मीनिया है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसीलिए क्वेश्चन अपने ज्यादा थे। अनुराधा ने एक 6 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट रखा है। अनुराधा 6 नंबर के क्वेश्चन में ये था कि कौन सा पैरासाइट का जो एडल्ट फॉर्म होता है वो कभी कभी हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, कंजक्टिवा तक पहुंच जाता है। तो आप नोट्स में देखना, मैंने इसकी इमेज भी डाली है, लोआ लोआ का जो पैरासाइट होता है वो हमारे कंजक्टिवा तक पहुंच जाता है। तो बड़ा सिंपल था ये तो, माइक्रोफाइलेरिया में लोआ लोआ। चलो फिर से दोबारा लोग हैप्पी बर्थडे बोलने लगे भाई। चलो फिर से एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे विशेष की हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, कल मेरी कोशिश है आप सब अपन सभी लोग मिलके, जो लोग आ सकते हैं वो आ सकते हैं कल सागर, तो अपन मिलके एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन रख लेंगे ना। हालांकि अदरवाइज मेरा एक बड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है अक्टूबर नवंबर के आसपास में। तो जो लोग आ सकते हैं कल, तो मुझे आज अब नाइट में मैसेज करना, फिर हम लोग पॉसिबल है हम कल आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर अपन प्रोग्राम डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, योगेश ने क्वेश्चन किया सर, क्वेश्चन में फाइलेरिया का सैंपल आया, तो योगेश फाइलेरिया के सैंपल में ब्लड भी लेते हैं, लिम्फ भी लेते हैं, तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो मोस्टली उसमें बोथ वाला ऑप्शन होगा कि बोथ ऑप्शन है ना। बायोकेमिस्ट्री की सुरभि रिकॉर्डेड क्लास
मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कल रिकॉर्डेड क्लास कौन सी चली थी, हालांकि कुछ दिनों से मैं भी नहीं देख रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास में कौन से टॉपिक चल रहे हैं। एनाटॉमी खत्म होने के बाद बायोकेमिस्ट्री ही होगी। हाँ कल जरूर एमसीक्यू जो अभी हुई है इसकी रिकॉर्डेड क्लास कल होगी। ठीक है पूजा, अभी जो क्लास हुई है इसकी रिकॉर्डेड क्लास कल मॉर्निंग होगी, ये तो डेफिनेटली होगी ना। बस आज नाइट की जो क्लास है उसका ऑफ रहेगा। हाँ आज नाइट की रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, मैं यही बोल रहा था। आज नाइट में जो 9 बजे का जो मतलब रिवीजन वाला बैच है उसकी क्लास पॉसिबल नहीं है, बाकी कल मॉर्निंग में जरूर होगी। ब्रजेंद्र स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन में स्वेलिंग। स्प्लीन में जब स्वेलिंग हो जाती है, खासतौर पर पैरासाइट के इन्फेक्शन में स्प्लीन में स्वेलिंग होती है, अपन ने कालाजार के टाइम पे पढ़ी थी। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के विशेष के लिए। मिलते हैं कल अपने इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।